हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसी ख़बर से कर रहे हैं जो शायद आपको ना हेडलाइन का हिस्सा बनी हो और ना ही किसी के इल्म में आई हो, क्योंकि वो एक आम आदमी की कहानी थी और जो सड़क पे शुरू हुई और अस्पताल के दर पर वो खबर है कि आप में से और हम में से कोई भी इस तरह की खबर कभी भी बन सकता है। बिल्कुल। किस्सा ये हुआ कि 12 सितंबर को कराची में जो लियाकताबाद का पुल है, वहाँ पे एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान आरिफ हाशिम उसका नाम था, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया और उसके बाद लड़के उसे लेकर कराची के बड़े हस्पतालों में गए, मगर किसी हस्पताल ने उसे कबूल नहीं किया और उसकी मौत हो गई। ये कहानी जब हम डिटेल में जाएंगे बहुत ही दर्दनाक है और ये रिपोर्ट की है द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं वक़ार भट्टी, जो हेल्थ रिपोर्टर हैं और ख़ास मुतहर्रिक भी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये कहानी हम उन्हीं से सुनते हैं। वक़ार, क्या हुआ? बहुत शुक्रिया। असल में ये वाक़या हुआ है 12 सितंबर की रात को। 12 सितंबर की रात को तकरीबन 10 बजे के करीब ये लड़का मोटरसाइकिल पर बग़ैर हेलमेट के, जो उसकी गलती है, ये जा रहा था लियाकताबाद के फ्लाईओवर पर, इसको किसी ने हिट किया है, किसी गाड़ी ने, और ये नीचे गिर गया। इसके सर पे चोट लगी, बहुत फैटल चोट थी, ख़तरनाक थी। इसको कुछ लड़कों ने, दूसरे लोगों ने रेस्क्यू किया, उठाया और नीचे एक करीमाबाद पे सैमरोज़ नामी एक मैटरनिटी होम है, छोटा सा अस्पताल है, वहाँ ले गए। चूँकि उनके पास कोई सहूलत नहीं है, वो बच्चा के अस्पताल है, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया ज़ियाउद्दीन नाज़माबाद, जो कि एक टर्शरी केयर अस्पताल है और वहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पर है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में जैसे ही आरिफ हाशिम, जो कि 17 साल का लड़का है, वीकेंड पे अपनी फुप्पी के यहाँ जा रहा है, वो ज़ख्मी होके ले जाया जाता है वहाँ पे ज़ियाउद्दीन अस्पताल में। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में जब उसको पहुँचाया जाता है तो बजाय इसके कि उसका इलाज शुरू किया जाए, जो कि इंसानी हमदर्दी, पाकिस्तान का कानून, अमल एक्ट, ये सारी चीज़ें, उसको एक उन्होंने कॉलर पहनाया ताकि उसकी गर्दन सीधी रहे, एक उसके मुंह में एक डिवाइस डाली जो कि एयरवे, उसका सांस लेने को क्लियर करने के लिए वो उसको, और उसको एम्बुलेंस में अब्बासी शहीद अस्पताल रवाना कर दिया, क्योंकि वो होलिये से भी गरीब लग रहा था, ना उसका कोई आगे था ना कोई उसके पीछे था। जो लेके आए थे उन्होंने बताया कि इसका कोई आगे पीछे नहीं है। अब्बासी शहीद अस्पताल में जब ये पहुंचा है तो वहाँ पर सीटी स्कैन फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। यहाँ मैं ये बताऊं कि अब्बासी शहीद अस्पताल में सीटी स्कैन फैसिलिटी सुबह 9 से रात 9 बजे तक होती है। उसके बाद कोई ना तो हादसा होता है वहाँ पर, ना किसी को ज़रूरत होती है, उसके बाद पूरे मुल्क में अमन हो जाता है। और वहाँ पे न्यूरो सर्जरी भी तकरीबन 6 महीने से न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे जो एमरजेंसी में मौजूद जो डॉक्टर्स थे, CMOs थे, उन्होंने ईदी के ड्राइवर को बुलाया और उसको कहा कि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, हम यहाँ पे इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, आप इसको जिन्ना अस्पताल ले जाएं, क्योंकि सिटी स्कैन की फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है, न्यूरो सर्जरी भी वहाँ मौजूद है। इंतहाई बदकिस्मत था ये शख्स, पता नहीं उसने क्या जुर्म किया था, शायद गरीब होना उसका जुर्म था। जब वो जिन्ना अस्पताल पहुँचा है तो जिन्ना अस्पताल में उसे एमरजेंसी में अंदर एंटर ही नहीं होने दिया गया। वहाँ के नर्सिंग अटेंडेंट ने बाहर आके कहा कि इसके साथ कौन है। उसे जब ईदी वालों ने बताया कि ये अनअटेंडेड है और नामालूम है, तो बकौल ईदी के ड्राइवर जुनेद के, मोहम्मद जुनेद नाम है, और उनके एक इंचार्ज हैं वहाँ पर अरसलान, ये 2 लोग हैं जिन्होंने ये बताया बाद में सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के एक इंक्वायरी कमेटी को कि वहाँ के जिन्ना अस्पताल के स्टाफ ने ये कहा कि चूँकि ये अनअटेंडेड है और अनआइडेंटिफाइड है, तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी इंतज़ामिया की तरफ से, कि इस तरह के किसी मरीज़ को आपने नहीं लेना है। उन लोगों ने अपनी सी बाकायदा इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन वर्बल, कोई रिटन में कौन देता है। उन्होंने कुछ कोशिश की, जुनेद ने भी और अरसलान ने, जो कि ईदी का स्टाफ है, कि इसके साथ कोई नहीं है, 17 साल का लड़का है, ये वहाँ पे सीटी स्कैन नहीं है, उन्होंने ये बताया, लेकिन उसको रेफ़र बैक कर दिया गया अब्बासी शहीद अस्पताल। जब अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचा तो मेरे पास उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। हम वो किसी को दिखा नहीं सकते। उसकी आखिरी सांसें जब वो ले रहा था तो उस वक्त उसको वो फिल्म किया गया और वो वहाँ पे तड़प तड़प के मर गया। ये 6 घंटे का पूरा प्रोसेस है जिसमें अरसलान ज़ख्मी हुआ और 6 घंटे तक 3 बड़े अस्पतालों में 4 दफ़ा वो पिंग पोंग बना और वो आखिरकार वो मर गया। हर बच्चे का इस तरह
एक कम से कम एक बटवा या आजकल मोबाइल ज़रूर होता है, तो क्या उसके पास कुछ नहीं था जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो? देखिए, आज मेरी उसके बहनोई से बात हुई है, राना असलम से। तो राना असलम ने मुझे बताया कि इसका मोबाइल किसी ने उठा लिया था वहाँ से, हादसे के बाद ही? हादसे के बाद। और वो मोबाइल उठा के वो ऑन रहा, फेडरल एरिया 8 नंबर पे जाके वो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया, चोरी कर लिया गया। तो वो बेचारा जो कि जख्मी था, जिसको तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, सबसे पहले तो उसकी और बटवा भी होगा, जो भी उसके आइडेंटिफिकेशन थी वो चुरा ली। ये हर एक तकरीबन हर एक ऐसे केस में होता है। अच्छा, आपकी जो स्टोरी है उसमें यह भी था कि बड़े हॉस्पिटल भी अवॉइड करते हैं इस तरह के केसेस लेने से, क्योंकि इसमें कुछ उनका बजट का भी मसला है, खर्चे का भी मसला है। इससे पहले मेरा ख्याल है कि अमल, हाँ नहीं एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये नेग्लिजेंस से मौत हो गई और उसके बाद एक खामोशी हो गई। ये इंक्वायरी जो है ये कैसे शुरू हुई और किसने ट्रिगर किया इसको? अगर क्योंकि वो तमाम अस्पतालों ने तो ये 12 सितंबर का ये 12 सितंबर का और इसका दायरा क्या है इंक्वायरी का? जी देखें, जब ये वाक़या हुआ तो 13 सितंबर को हमारे क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने ये एक स्टोरी दी कि एक लड़का जिसको तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उसकी वो मुख्तलिफ अस्पतालों में भटकता रहा और उसकी मौत हो गई। लेकिन चूंकि ये नेग्लिजेंस तो एक हमारे यहाँ तो एक रूटीन चीज़ है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर वो जो एक छोटी सी कोई ख़बर थी किसी अखबार में लगी हुई, मेरा ख्याल जंग में लगी थी, जंग अखबार में ये खबर लगी थी, उसके ऊपर महकमा सेहत ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जिसमें 3 अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर्स कराची के उनकी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। ठीक है। जब उस इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने एक 6 सफ़े की इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कराई महकमा सेहत सिंध को। उससे पता चला कि ये तो वाक़या जो है वो ये तो एक इसके ऊपर एक फ़िल्म बन सकती है, मेरा ख्याल एक ड्रामा बन सकता है कि 3 बड़े टर्शियरी केयर अस्पतालों ने किस तरीके से एक बंदे को उस वक्त तक इलाज नहीं दिया जब तक कि वो मर नहीं गया। ठीक है सर, ड्रामा नहीं बनेगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ड्रामे जो हमारे हैं ना वो फोकस करते हैं सास बहू की कहानी में, बिल्कुल जैसे हमारे टॉक शोज भी सिर्फ सियासत पर फोकस करते हैं। उस 6 सफ़े की रिपोर्ट में जो कोई वो भी तो होगा ना कि जी आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, इस पॉइंट पे। जी देखें, फिर मैं कहूँगा वो रिपोर्ट मुकम्मल है नहीं। देखें, वो उस रिपोर्ट को मुरतब करने वालों ने मुझे बताया कि पहले तो ये था कि उन्हें ये कहा गया कि आपने प्राइवेट अस्पताल ज़ियाउद्दीन अस्पताल का जिक्र ही नहीं करना, या अगर आपने करना है तो आपको उसका सरसरी सा जिक्र करना है, पासिंग रेफरेंस। हालांकि अमल एक्ट जो पास हुआ है उसके तहत किसी भी शख्स को, वो ज़ख्मी है, उसको गोली लगी है, उसका हादसा हुआ है, वो क्रिमिनल है, वो दहशतगर्द है, वो कुछ भी है, वो इंसान है, आपको उसका इलाज करना है। उसके बाद आपने बिल क्लेम करना है टू द गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे ज़ियाउद्दीन अस्पताल को चूँकि उन्होंने ये किया था तो इसलिए उसका तो सरसरी सा जिक्र किया गया। दूसरा ये कि इसमें जो मैं मुबारकबाद दूंगा उन तीनों अशखास को जो इंक्वायरी कमेटी के लोग थे, उन्होंने उन पे जिन्ना अस्पताल से प्रेशर आया, उनके ऊपर जो है वो KMC से प्रेशर आया, उनके ऊपर अब्बासी शहीद अस्पताल की तरफ से प्रेशर आया। लेकिन उन्होंने कम अज़ कम इतना किया कि उन्होंने ये उनका जिक्र किया, पूरे वाक़यात को सही मनवन बयान किया और उनका ये कहना ये था कि ये दोनों अस्पताल के एमरजेंसी इंचार्जेस और स्टाफ पूरा का पूरा इनको मुअत्तल करना चाहिए, इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस लॉन्च किए जाने चाहिए और इनको पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इंक्वायरी का ये दायरा कार नहीं था तो उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात करना चाह रहा हूँ। ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये मुझे मेरे ज़राए से मिली है। ये इस इंक्वायरी को आज मुझे एक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर ने, एक और अफसर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि वकार भट्टी ये इंक्वायरी रिपोर्ट किसके पास है? मैंने कहा सर आपके पास है। तो ये रिपोर्ट जो है अभी तक उसको जो है मुझे दिखा सकते हैं आप? ये तो नहीं सवाल पूछा उससे। हो सकता है कि वो ये भी कल कहें कि आप ये दिखा दें। कहने का मकसद ये है कि इसको कोई ऑन नहीं कर रहा, इस वाक़े को, इस रिपोर्ट तो उन तक पहुँच गई। मैं आज पूरा दिन कोशिश करता रहा रात तक कि मेरी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से बात हो जाए, मेरी मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि अब्बासी शहीद के करता धरता है उनसे बात हो जाए, मेरी पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ के जो हैं कासिम सुमरो साहब से बात हो जाए, सेक्रेटरी हेल्थ से बात हो जाए।
लेकिन एक इंसानी जान मेरा ख्याल है इतनी औकात नहीं रखती कि शायद नहीं रखती। लेकिन देखिए, अच्छा ये कहानी सुनी भी एक शुरू भी इंसानी जान से ही हुई थी। आपने अमल एक्ट का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए नाज़रीन को याद दिला देता हूँ कि अगस्त 2018 में 10 साल की एक लड़की थी अमल उमर के नाम से, और पुलिस की फायरिंग हो रही थी, वो कोई मुकाबला था, तो एक गोली वो गाड़ी में बैठी हुई थी और उनको लगी। और यहाँ पर भी वही हुआ कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, आपको पता है वो कह रहे कि नहीं ये मेडिको लीगल केस है, बहुत लंबी दास्तान है, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन फिर बहुत लॉबिंग हुई महीनों के लिए और एक एक्ट पास किया गया। वही डिटेल्स हैं जो आपने जिक्र किया, एक दो और डिटेल्स भी हैं कि जाहिर है कि अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे कि किसी भी बहाने की वजह से आपने कहा कि नहीं दूसरे अस्पताल एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो एक 3 साल जेल भी आपको हो सकती है, 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों भी लग सकता है। इसके साथ एक और शेक ये भी थी, क्योंकि आपने अभी बात की ना कि जी फैसिलिटीज़ की, उसमें यह भी कहा हुआ था कि ऑल मेजर हॉस्पिटल्स मस्ट बी इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट एंड 2 एम्बुलेंसेज। अच्छा चलो कहने की बातें हैं। इंटरेस्टिंग इसमें एक बात यह आती है कि जो भी जख्मी है उसको इमीडिएटली गवर्नमेंट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए जब वो स्टेबलाइज हो जाए। तो ये जो कॉलर लगाना है और वो एयरवे ट्यूब लगानी है, शायद उनकी नज़र में स्टेबलाइजेशन का मतलब यही है। और मुझे ये भी याद है कि अमल के वालिदैन ने जब ये बिल पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इस उम्मीद पे ये सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को कि आइंदा किसी और के साथ ना हो। ये सूबाई असेंबली ने पास अब ये बिल्कुल, ये और बहुत लंबी मुहिम चली थी, हमें याद है, हम उसमें शरीक भी थे। आप ये देखिए, ये खबर आपने वो ड्रामे की बात की ना, तो मैं कह रहा था कि जैसे हमारे ड्रामे इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते, हम भी इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते, बतौर फॉलोअप नहीं करते। अच्छा, फॉलोअप क्या खबर कितना अमल हुआ, अमल ये जी देखिए, एक मैं पर्सनल आपसे आज मुझे मौका मिला है तो मैं आपसे शेयर कर लूँ। मेरा छोटा भाई 23 साल का मोहम्मद जब्बार नाम था उसका, 2012 में एक रोड एक्सीडेंट में इसी तरीके से जिन्ना अस्पताल में पूरा दिन इलाज ना मिलने की वजह से जहाँ भाग हो गया था। 2000 मैं शायद उसका कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि कितना अमल हुआ, मैं रोज़ाना देखिए बीइंग अ हेल्थ रिपोर्टर, रोज़ाना मुझे 10 से 12 लोगों के इलाज मुआलजे के लिए कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में सिफारिश करनी पड़ती है। इस शहर में, इस मुल्क में, पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में आपको अच्छे इलाज के लिए आपको रोज़ाना की बुनियाद पे सिफारिश करनी पड़ती है, नहीं तो आपके साथ वो हाल होता है, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट, जैसे ये बेचारा आरिफ हाशिम घूमता रहा, जब तक कि आप मर नहीं जाते, जब तक आप कब्रिस्तान ना चले जाएं, आपको सिफारिश की ज़रूरत। एक वक्फा लेना है, बिल्कुल इसी मामले पे बात जारी रखेंगे। वक़ार भट्टी हमारे साथ रहेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मौजू ये है कि अगर आपकी जान पे बनी हुई है और आपको नज़र आ रहा हो सबको कि आप मर जाएंगे अगले चंद घंटों में, उसके बावजूद आपको तिब्बी इमदाद नहीं मिलती। इस मुल्क में वक़ार भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ रिपोर्टर हैं जंग ग्रुप के। वक़ार, आप वक्फे से पहले हमें बता रहे थे कि इस शहर में, मैं मुल्क तो नहीं कहूँगा, इस सबसे बड़े शहर में सरकारी हॉस्पिटल में एमरजेंसी में जाना और एडमिट होना कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये बता रहे थे। इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि यहाँ गिनती के 3 या 4 सरकारी हॉस्पिटल हैं 2.5 करोड़ की आबादी के लिए, उन पे ऑलरेडी इतना प्रेशर होता होगा और मजीद इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस शहर में, कराची जैसे शहर में एक ही अस्पताल है जो कि आपको अच्छी इमरजेंसी सर्विसेज देता है, वो जिन्ना अस्पताल है, जिन्ना हॉस्पिटल, और उसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर सिमी जमाली को, जो कि वहाँ की इंचार्ज थी, हाल में वो रिटायर हुई। लेकिन उसके बावजूद वहाँ का जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसका ये है कि अगर आपको CT स्कैन करवाना है या MRI करवाना है तो वो फैसिलिटी इमरजेंसी के अंदर मौजूद नहीं है। उसके लिए भी आपको स्ट्रेचर पे आपके अपने अजीज़ो अकारिब आपको लेके जाते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपका CT स्कैन होता है, वहाँ पे आपका MRI होता है, लेकिन कम से कम हो तो जाता है। हाँ। एक और इस 2.5 करोड़ या 3 करोड़ या 3.5 करोड़ आबादी के शहर में आप हैरान होंगे कि CT स्कैन रात के टाइम पब्लिक सेक्टर में सिर्फ जिन्ना अस्पताल में होता है।
ओके। तो अगर आप बदकिस्मती से अगर आपका एम्बुलेंस ड्राइवर आपको सिविल अस्पताल में ले जाता है या आपको आवासीय शहीद अस्पताल में ले जाता है तो वहाँ पे वो नहीं हो सकता। प्राइवेट अस्पताल तो आप सोच नहीं और आपका एक्सीडेंट स्टील टाउन में हो गया या मधुपीर में हो एक गया। और चीज मत भूले ना जो अभी वाहिद साहब ने हमें बताई है कि अगर आपके पास अटेंडेंट्स हो जो आपको वहां से उठा कर ले जाए। अच्छा, इस केस में तो इसके पास तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं था, एक्सीडेंट हुआ कहीं किसी को पता ही नहीं, जो पासर बाइस थे वही इसको उठा के ले गए है ना। अब कोई इसका आगे पीछे नहीं है, तो क्योंकि आपको पता है अमल एक्ट भी इसे सपोर्ट करने में नाकाम है, क्लियरली जिसके तहत इसका जरूर एडमिट करना चाहिए था, इस वरना आप कहें 3 साल कैद हो सकती है इस एक्ट के तहत, और 6 घंटे तक वो देखे सड़कों पे। तो वही था ओरिजिनल सवाल कि इस एक्ट का फायदा क्या हुआ, क्या कितना अमल हुआ? देखिए लेजिस्लेशन माशाल्लाह से, मैं तो हेल्थ सेक्टर में मैं देख रहा हूँ सिंध में जो लेजिस्लेशन हुई है उसका तो वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, उसका वो फकीरुल मिसाल किस्म की हमारे पास। लेकिन बदकिस्मती से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। अमल एक्ट तो हमें कल इस वजह से याद आया कि जब आरिफ हाशिम मरा है उसके बीच में तो हमें यही तो सवाल है ना सर, हमें तो याद यही सवाल है। और दूसरी बात है कि देखिए सिर्फ लिखने से तो कुछ नहीं होता ना। आई मीन अगेन ये देखो, ये क्या है, हर मेजर अस्पताल के पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और मशीनरी होनी चाहिए। आपने लिख दिया है, क्या उनके पास वो इक्विपमेंट पहुंच गई है? क्या इसका ये मतलब है? जाहिर है नहीं। जैसे ये बता रहे हैं कि आपको सिर्फ जिना ही जा सकते हैं, और वो भी अगर आपकी लक है कि कोई आपको बंदा मिल जाए, और आप तो बेहोश हालत में हो ना, आप किसी को गुजरते वाले को भी नहीं कह सकते कि भाई प्लीज मुझे ले जाओ। फिर ये अमल एक्ट का जो मसला यही होता है, जैसे आपने भी कहा कि लॉ बन गया, वो नीचे तक जाता, वो अस्पताल में जो शायद एमओ लेवल उसको भी ये बात नहीं पता होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम उस अगर एक्ट बना रही है तो उसकी वो हर जगह भिजवाए। तो अस्पताल का इमरजेंसी अमला कह रहा है ईदी एम्बुलेंस के ड्राइवर से कि हमें ऑर्डर है कि हम इस तरह के मरीज को अटेंड ना करें, इसका मतलब कि उन्हें एक्ट का पता ही नहीं है। देखिए एक तो एक्ट का पता नहीं है, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें जो मुझे नजर आती है वो ये है कि देखिए वो अनअटेंडेड है ना, अनअटेंडेड को कौन लेके जाएगा, कौन उसके लिए सप्लाईज लेके आएगा। जब मुझे अपने मरीज को वहाँ पे लेके जाना पड़ता है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। मुझे कहा जाता है इसको लेके आएँ, मुझे कहा जाता है कि इसको आप उठा के सीटी स्कैन तक लेके जाएं, इसके लिए ये इन चीज़ों का इंतज़ाम करें। जो सप्लाईज हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, जो आपने फिजिकल एक्सर्शन करनी है, मेहनत करनी है, वो खून सब बहुत सारी चीजें, दवाइयों के लिए हर एक चीज आपके पास एक पूरी टीम चाहिए जिसके पास जेब में रेडी कैश हो। ये मत भूले। और अगर आप इसकी तरह लावारिस हैं जो रोड पे मिले हैं, चाहे आप अमीर है चाहे आप गरीब है, उस वक्त तो नहीं पता लगता ना सर, वॉलेट आपकी किसी ने उठा ली और ये यू आर अ डेड मैन। तो एक्सरे, आपने एक्सरे करवाना है, आपने सीटी स्कैन करवाना है, वहां का अमला तो नहीं करेगा, ये कौन करेगा? ये तो आपके पास अगर बंदे नहीं है तो आप फिर क्या करें? क्या करें, ये सवाल जो है मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ, जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ था तब से सोच रहा हूँ। देखें इमीडिएटली क्या हो सकता है, इमीडिएटली ये हो सकता है कि हमें वो लोग जिनसे हमने जान छुड़ा ली है, वो लोग जो इस मुल्क में मौजूद हैं, एक तो ये कि सिविल सोसाइटी को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। NGOs हैं हमारे पास फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, खुदा के वास्ते आगे आएँ। ये जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं इनको ज़रा रिवैम्प करने के लिए अपना किरदार अदा करें। प्रोफेशनल्स हैं वो हेल्प करने को तैयार हैं। हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इवन हेल्प करने को तैयार हो सकती हैं अगर हम उनसे रब्ता करें। कराची में इस वक्त हमें एक इमरजेंसी डैशबोर्ड की ज़रूरत है। वो डैशबोर्ड वो क्या है? वो डैशबोर्ड ये है कि कोई भी इमरजेंसी होती है, कहीं भी कोई हादसा होता है तो पता होना चाहिए तमाम अस्पतालों को, इमरजेंसी सर्विसेज को, कि कितने ज़ख्मी हैं, वो कहाँ लेके जाए जा रहे हैं, एक अस्पताल के ER में इस वक्त क्या सिचुएशन है, और वो एम्बुलेंस ड्राइवर को डिस्पैच हो जाए कि उसको पता हो कि ये मुझे जिना नहीं लेके जाना, मुझे सिविल लेके जाना है या मुझे ट्रॉमा लेके जाना है। और अगर सैचुरेटेड हैं सारे पब्लिक सेक्टर तो वही वो जो डैशबोर्ड है उसका जो इंचार्ज है वो बता सके कि इसको हम डाइवर्ट करते हैं AKU की तरफ या लियाकत की तरफ, और ये बाद में देखा जाए कि ये अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल यही है। और देखिए अगेन ना, आई मीन ये जो आपने बात की ना कि सिविल सोसाइटी को और फिलैंथ्रोपिस्ट को, आप सोचें कि अगर पैसे जोड़कर एक गिफ्ट डोनेट करे एक CT स्कैनर, हमें मुझे पता है बहुत महंगी आइटम है, इससे ज़्यादा बड़ा सदका जारिया कोई हो सकता है? अगर किसी की जान बचे आपकी डोनेशन
की वजह से एक और जो मसला है कि आपके पास सेंट्रल कमांड एंड डैशबोर्ड तो होगा जब आपके पास सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी होगी ना। यहाँ पर तो एक अस्पताल को कॉल करो, पता करो वहां पे बंदा है, कौन फोन उठाए, वो तुम्हें जब तक दूसरी डिपार्टमेंट तक कनेक्ट करता है जब तक तुम्हें पता लगता है बंदा क्या जख्मी के पास नहीं, किसी के पास ये भी नहीं कह सकते कि आपके पास कोई मिसाल मौजूद नहीं। आपके पास SIUT की मिसाल मौजूद है जो इतना एफिशिएंटली चल रहा है और पूरी पाकिस्तान से लोग वहाँ आ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पे किससे वो ब्रेक का वैक्सीनेशन का सिस्टम भी तो आपने बनाया है ना, हैंडल किया है ना, एक मॉडल प्रेशर था ना, तो हम चाहते हैं कि इसको बस पूरा समेट लें इसको, लेकिन ज़ाहिर है नामुमकिन है, वक्त है। लेकिन बुनियादी तौर पे आपने ब्रीफ कर दिया कि इस वक्त हमारा हाल है क्या जी। वक्फा ही ले सकते हैं, हाँ वक्फा ही ले सकते हैं। इवन होपफुल कलमात भी इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन अभी भी गुस्से में हैं और वजह तलाश करने की कोशिश कर रहे, बल्कि पूछ रहे हैं कि चले न्यूजीलैंड ने तो सिक्योरिटी की वजह से अपना दौरा कैंसिल किया, इंग्लैंड को क्या पड़ी थी कि उसने किस वजह से किया। जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट भी आई तो उसमें भी कोई सिक्योरिटी का जिक्र नहीं था और उनका अपना प्रेस, उनके अपने खिलाड़ी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये दौरा क्यों कैंसिल किया। आज पाकिस्तान के जो नए क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं रमीज़ राजा, उन्होंने भी एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो पहले उनसे सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। इंग्लैंड के चीफ से भी और न्यूजीलैंड के चीफ से भी बात कर चुका हूं, तो एक खास माइंडसेट से आते हैं जब आप एशिया में आते हैं। ये आप कोई अमेरिका जा नहीं रहे हैं या कोई ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न कंट्री में जा नहीं रहे, तो यहाँ पे बम्प्स भी होते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक का केओस भी होता है, मगर आपकी जो एक क्रिकेट खेलने की जो स्पिरिट होती है ना, वो ये सारी चीजें डिफीट कर देती है। और दूसरा इमोशनल एंगल के देर के बाद पाकिस्तान में जो है वो बड़ी टीम्स ने आना था और ये हमारा सबसे भरपूर सीजन था, तो वहां पे भी जो हमें एक तरह से बैकिंग चाहिए थी और हमारा ओवरऑल जो हमने हजारों बेबी स्टेप लिए थे उसको सामने रखते हुए भी पाकिस्तान के इमोशंस की इनफैक्ट कदर नहीं की गई, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को ना समझना और जो मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने की उसकी कदर ना डालना, इससे जो है एक तरह से ये हार्ट ब्रेक भी है और ये फ्रस्ट्रेशन भी है। और बिल्कुल खुले लफ्जों में मैंने इसका इजहार किया है दोनों क्रिकेट बोर्ड से। सिर्फ मैं यही चाहूंगा फ्रॉम मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू के आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और कितनी डेलिकेट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर मड स्लिंगिंग या फिंगर्स पॉइंट होने शुरू हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को और हार्म देता है, क्योंकि हमारा एक फ्रंट चाहिए और बन रहा है इंशाल्लाह। इसलिए कि सारी जो वेस्टर्न मीडिया है, अखबारों में आज आपने देख ही लिया होगा, वो सारे पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सब ये समझते हैं कि ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ, ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ। इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था जो इसमें नहीं है कि पाकिस्तान इज यूज्ड एंड बेंड। हाँ ये अच्छा, अब क्योंकि देखिए ये तो रमीज़ राजा साहब है ना, और रमीज़ राजा साहब जाहिर है हमारी तरह देसी हैं, तो हम उनकी बात क्यों माने। हाँ, जब तक हमारे पास किसी गोरे का ठप्पा ना लगे हम वो बात मानना नहीं चाहते। और ख़ास तौर पर मेरा इशारा उनकी तरफ है जो जिनको जो 24 घंटे सिर्फ अपने आप को ही कोस रहे होते हैं। नहीं सर, ज़रूर हमारी ही कोई गलती होगी, और एक अपॉलोजेटिक एटीट्यूड से आप 10 किलोमीटर आगे निकल गए हो, इसमें देयर इज नो नीड टू बी अपॉलोजेटिक। कीवीज का बिल्कुल हो सकता है कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई MI5 या 6 वाला मेरी जेब में नहीं है, मैं उसे नहीं कर लास्ट मिनट कुछ आ गया। यहाँ पर सिर्फ मुनाफिकत है। अब आई हैव टू से दिस क्लियरली, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पीटर ओबोर्न है, जर्नलिस्ट है और ऑथर है। अगर आपका ख्याल है कि रमीज़ राजा साहब अपसेट हैं तो जरा पीटर ओबोर्न साहब को पहले सुन जी। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना, डेट एंड ऑनर, ये किस चीज की बात कर रहे हैं? माइक एथरटन साहब, अगेन बिल्कुल, एंड राइट्स ऑन क्रिकेट अ लॉट, उनकी हेडलाइन है उनके आर्टिकल की, इंग्लैंड हैव फेल्ड टू रीपे द डेट दे ओव टू पाकिस्तान। किस डेट की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं 2020, जब पाकिस्तान ने टूर किया था। उस वक्त जब वैक्सीन्स भी अवेलेबल नहीं थी, हर जगह क्वारंटीन्स थी, हमने कहा कि सही है हम चले जाएंगे। शायद नहीं करना चाहिए था, अगर यही आपको कोविड की पीक का जमाना था, कोविड के पीक के जमाना था, दे वर डेस्परेट,
हम चले गए वहां पर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर बात रुकती नहीं है। जॉर्ज डॉबल ESPN क्रिक इन्फो पर, अगेन वेल नोन क्रिकेट कमेंटेटर, वो शुरू करता है जून 2017 में कि चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है एजबास्टन में। उससे शायद थोड़ी देर पहले एक टेररिस्ट एक्ट होता है जिसमें 11 लोग मर जाते हैं लंदन में। हाँ। मैच फिर भी चला। ही गोज बैक टू इनफैक्ट एक और भी इसमें केस दिया था, हाँ 2005 एशेज में, जब लंदन और ऑस्ट्रेलिया का ऑब्वियसली आई मीन यूके और ऑस्ट्रेलिया का होना था, लंदन में देयर वाज अ मेजर टेररिस्ट सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, 50 लोग मारे गए। इट वेंट थ्रू। एक लाइन इसकी ये है कि बिल्कुल ये भी अहम है कि लेस्टर और लंदन में चीज़ें मामूल की तरह चलती जाएं, लेकिन लाहौर और लड़काना के लिए भी यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो दिस इज द थिंग, यू नो। तो आई मीन अगेन ये तो इनकी बात है। अच्छा, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। जो पाकिस्तान ब्रिटेन के जो हाई कमिश्नर हैं वो अभी उन पे अब तफसील से हम बात करते हैं, एक वक्फा ले लीजिए। पीटर ओबॉर्न जो अभी स्काई न्यूज से बात कर रहे थे, और जॉर्ज डोबेल दोनों जिसने ESPN क्रिक इन्फो के लिए लिखा है, दोनों का एक इशारा है कि यार शायद इसका IPL का भी इसमें एक फैक्टर हो। बल्कि डोबॉर्न साहब तो इसमें ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी रिमार्केबल बात है कि कितनी दफ़ा जब इंटरनेशनल क्रिकेट के स्केड्यूल में तब्दीलियाँ आती हैं तो वो IPL को बेनिफिट करते हैं। यार मतलब मुनाफिकत का आप ये आलम देखें कि ऑस्ट्रेलिया जो है कोविड की वजह से साउथ अफ्रीका में टूर बीच में छोड़ के वापस चला जाता है, और कुछ ही दिनों बाद चार्टर्ड फ्लाइट से भारत जाता है IPL खेलने उसके खिलाड़ी, जहां उस वक्त कोविड की हालत बहुत बुरी थी। तो आपको ये तो सब साफ नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है। मगर हमारे लिए अब प्रॉब्लम ये है कि हमें दोबारा से हम पीछे की तरफ आ गए हैं। हमें जिस तरह रमीज़ राजा ने भी ये बात की कि हमें बजाय अब मड स्लिंगिंग के, ज़ाहिर है हम और कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की मुनाफिकत चल रही है, पहले बिग 3 बन गया, फिर ये सारा कुछ वो हो गया, मगर अब हमें दोबारा से अपने लिए एलाइज ढूंढने पड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो करना पड़ेगा। उम्मीद यही है कि नेक्स्ट ईयर का जो इंग्लैंड का टूर है वो अपने जो स्केड्यूल के मुताबिक होगा। मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ माल हो और दूसरी तरफ जेंटलमैन गेम तो मैं मैं बस किधर जाएंगे इतना ही कहूंगा कि मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बने। प्रैक्टिकल है ना, वो जमाने गए कि जब क्रिकेट होती थी और स्प्रिट और ये कि आपने एक वादा कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, वो ठीक है, लेकिन प्लेयर्स हैव टू अबाइड बाय। देखें प्लेयर्स से नहीं सर, जब बोर्ड जो है बोर्ड वो करता है तो फिर जिस तरह पूरे का पूरा नहीं, बेशक माल चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जब आप फिर पूरा स्केड्यूल बनाते हैं तो जब नहीं करते तो फिर जाहिर है ICC को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये चल क्या रहा है। लेकिन आपको पता है वहाँ पर डोमिनेंस हो गई है, अब वो एक अलग बात है। ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल की बात तो नहीं कर रहे हम। नहीं, वो BCCI है। नहीं ICC, हाँ नहीं, वो अब है या नहीं है मेरा नहीं ख्याल इतना नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इंडिया सबसे बड़े बोर्ड्स हैं और सबसे ज़्यादा माल वाले बोर्ड्स हैं, तो जाहिर है उनका इन्फ्लुएंस। अच्छा, दूसरे ये है कि ये जो गोरी टीमें हैं इनको एकदम खतरा लाहक हो जाता है, लेकिन श्रीलंकन्स आ जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ आ जाते हैं, जिम्बाब्वे वाले आ जाते हैं, उनको कोई खतरा वतरा नहीं होता। खैर मैं सर वो भी पैसे के लिए आते हैं, वैसे अगर आप जो भी है वो आ जाते हैं, खेलते भी हैं, नहीं आ जाते हैं, लेकिन वो फिर ये कि सेकंड स्ट्रिंग टीम्स को आपको बुलाना पड़ता है। जाहिर है आवाम को भी क्रिकेट देखनी है, और हमने साउथ की गेम है सर, है नॉर्थ एंड साउथ। नहीं सर, आप भी बाल लगाएं तो आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप IPL वाला माल लगा नहीं सकते। आप अखलाकी दबाव डालते रहें, माल ना हो आपके पास, ऐसे तो नहीं चलता ना। जो भी है, देखिए अगेन आई विल हैव टू गो इन बिटवीन। अ कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट, माना कि देयर आर मॉनेटरी इंसेंटिव्स, लेकिन ये चीज घूम फिर कर आपको ही नुकसान, वरना फिर ये कि हर सीरीज का नाम आप कैरी पैकेज सीरीज रख लें, और ये भी सो व्हाट रख ले, माल है नहीं है रख ले। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।